हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीरा अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th क्लास का समकालीन विश्व राजनीति जो आपकी पुस्तक है उसका चैप्टर 1 जो कि हमने एनसीईआरटी बुक से पहले कवर करा दिया है, जिसको आप इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। आज हम आपको उसी चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में रिवाइज कराएंगे और आज ये चैप्टर इस तरह से होगा कि आपको फिर कभी भूलेगा नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं आज हम इसके सभी प्रश्नोत्तर यानी वन लाइनर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज जो पिछले सालों में आए हुए हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को पूरा देखें शुरू से अंत तक, तभी आपको ये चैप्टर पूरी तरह से इतना रट जाएगा कि आप इसको भूलकर भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। देखिए फटाफट से करेंगे इसको, थोड़ा टाइम हम लॉन्ग क्वेश्चंस में लगाएंगे। इसको फटाफट करते हैं। पहला है, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत कब हुआ? उत्तर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ। दूसरा, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था? तो ये था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। शीत युद्ध का मुख्य स्वरूप क्या था? यह वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो ये थे 15 गणराज्य। ग्लासनोस्त का क्या अर्थ है? ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं? आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की नीति होती है पेरेस्ट्रोइका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। नाटो का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 में। वार्सा संगति वार्सा संधि का गठन कब हुआ? तो ये था 1955 में। अमेरिका किस गुट का नेतृत्व करता था? आंसर है पूंजीवादी गुट का। सोवियत संघ किस गुट का नेतृत्व करता था? समाजवादी गुट का। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ किस प्रकार की थी? तो ये थी परमाणु हथियारों की होड़। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाशक्तियों के गुटों से दूरी बनाए रखना। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्यों जुड़ा? स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए। दो ध्रुवीयता के अंत के बाद कौन सी विश्व व्यवस्था उभरी? तो आंसर है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। शीत युद्ध के बाद कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति बना? आंसर है अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन से कितने नए राष्ट्र बने? आंसर है 15 नए स्वतंत्र राष्ट्र। सोवियत संघ के विघटन से किस युद्ध का अंत हुआ? तो आंसर है शीत युद्ध का। शीत युद्ध के बाद किस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला? उत्तर है वैश्वीकरण को। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? आंसर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो ये आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में। शीत युद्ध के दौरान प्रॉक्सी युद्ध का एक उदाहरण क्या था? तो एक उदाहरण लिया है कोरियाई युद्ध और दूसरा देना चाहे तो होगा वियतनाम युद्ध। ठीक है। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन किस पर आधारित था? आंसर है दो महाशक्तियों की सैन्य और वैचारिक शक्ति पर। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? ये था एकदलीय शासन और लोकतंत्र की कमी। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? देखो ऊपर पूछा राजनीतिक कारण, यहाँ पूछा है आर्थिक कारण क्या था? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विफलता यानी असफलता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वन लाइनर। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका शीत युद्ध के बाद कैसे बदली? आंसर है शांति स्थापना अभियानों में इसकी भूमिका बढ़ी। अब थोड़े मध्यम और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, ये 25 प्रश्न थे वन लाइनर। ठीक है, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अब करते हैं थोड़ा डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और थोड़ा विस्तार से इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है शीत युद्ध क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों आपको लगेगा कई बार कि टॉपिक रिपीट हो रहा है, लेकिन टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस को एडजस्ट किया गया है। ठीक है, आपको ये चैप्टर बिल्कुल भूलेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो शीत युद्ध क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आंसर है शीत युद्ध। तो आप अगर एक बार सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको वन लाइनर और एमसीक्यू तो अपने आप ही हो जाएंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।
शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष था जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं किया, लेकिन राजनीतिक, वैचारिक, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा कोई वॉर नहीं हो रहा, हमला नहीं हो रहा, युद्ध नहीं हो रहा है ऐसा कि सामने से हम मिसाइल छोड़ रहे हैं और ये हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये युद्ध नहीं था। कैसा युद्ध था कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से हथियारों की होड़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। कैसा था लेकिन? राजनीतिक, वैचारिक यानी आइडियोलॉजी में, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए होड़ लगी हुई थी, और आर्थिक क्षेत्र जो थे, इकोनॉमिक जो फील्ड्स थे, उनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा, यानी कि रशिया कह रहा था कि मैं से आगे निकल जाऊंगा और अमेरिका तो आगे था ही। ठीक है, तो इस तरह की इनके बीच कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी बच्चों? नंबर एक, प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव था, दोनों महाशक्तियां सीधे युद्ध में नहीं उतरी। वैचारिक संघर्ष यानी पूंजीवाद बनाम समाजवाद। पूंजीवाद कहाँ था? अमेरिका में। ठीक है, वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। और समाजवाद कहाँ था? रशिया में, यानी यूएसएसआर, जो उस वक्त सोवियत संघ था। तो वहां समाजवाद यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, तो ये वैचारिक संघर्ष था, यानी कि दोनों का सिस्टम ही अलग था। तीसरा है सैन्य गठबंधन। अमेरिका किसका नेतृत्व कर रहा था? अमेरिका लीडर था नाटो संगठन का। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? नाटो, NATO, यानी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वार्सा संधि कहाँ थी? सोवियत संघ में। हथियारों की होड़, परमाणु हथियारों का विकास हो रहा था, दोनों ही न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहे थे। प्रॉक्सी युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध मतलब कैसा होता है? यानी ये जो अमेरिका है और सोवियत संघ था, ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। ये किसी किसी छोटे छोटे देश के सहारे से युद्ध कर रहे थे, यानी कि डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष युद्ध तो हुआ नहीं। जैसे कोरिया को बीच में ले लिया, उसका कोई मैटर था, उस पर युद्ध हो गया। तो कोरिया का युद्ध कैसा था? प्रॉक्सी युद्ध था इनके लिए। ऐसे ही वियतनाम का युद्ध था। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला इसका? तो शीत युद्ध जो था वो भय और अविश्वास पर आधारित था, जिसने विश्व राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका प्रभाव आप समझ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 से, और जब तक हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं या सोवियत संघ का विघटन हुआ है, यानी 1991 तक ये युद्ध, शीत युद्ध चलता रहा। ठीक है, शीत युद्ध में डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? छोटा ही क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। तो क्या थी दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था? चैप्टर का ही नाम है। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी जिसमें संपूर्ण विश्व दो प्रमुख शक्ति केंद्रों, कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था। अमेरिका पूंजीवादी देशों का और सोवियत संघ समाजवादी देशों का नेतृत्व करता था। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अमेरिका कौन से ग्रुप का लीडर था? जो कि कैपिटलिस्ट थे, यानी पूंजीवादी देश थे। और जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो समाजवादी देशों का यानी सोशलिस्ट कंट्रीज का लीडर था। इस व्यवस्था में अधिकांश देश किसी न किसी गुट से जुड़े हुए थे, यानी लगभग पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, दो गुटों में बट गई थी। तो अधिकांश यानी कुछ को छोड़ दे तो ज्यादातर जो देश थे वो इन दो में से किसी न किसी एक के साथ जुड़ गए थे, और वैश्विक राजनीति इन दो शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं इसका। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके कारण उनको हम देखते हैं। ये तो हम जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। इसके पीछे अनेक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। नंबर एक, आर्थिक संकट देखते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था असफल हो गई, उत्पादन घटा और आम जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, यूएसएसआर में यह प्रॉब्लम हुई, यानी जो समाजवादी व्यवस्था थी वो कैसी रही? विफल रही। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, उसी को समाजवादी व्यवस्था कहा गया है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सारा का सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसमें प्राइवेट लोगों को कोई भी जो क्षेत्र है वो नहीं दिया जाता। सभी कुछ क्या कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था यहाँ पे असफल हो गई।
उत्पादन यानी प्रोडक्शन कम हो गया और जो आम जनता की जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरा है राजनीतिक कठोरता। कठोरता कैसे? क्योंकि एक ही पार्टी का शासन था, ठीक है, एक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का शासन था, एक दलीय शासन, सत्ता का केंद्रीकरण था। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज, सारी पावर जो थी वो उस एक शक्ति के पास थी जो केंद्रीय सरकार थी, और भ्रष्टाचार ने जनता में असंतोष फैला दिया। एक ही सरकार है, दूसरा एक मतलब एक ही दल की सरकार है, बार बार वही आती है, दूसरा कोई दल है ही नहीं, तो क्या होगा, उसी दल के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जनता में असंतोष फैल गया। लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव। लोकतांत्रिक अधिकार जैसे डेमोक्रेसी में सबको राइट्स होते हैं ना, हमारे यहाँ भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है सबको। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का वहां अभाव था यूएसएसआर में, यानी लोगों को इस तरह के अधिकार नहीं थे। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, और जो लोगों को क्या था, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था। अब देखते हैं ग्लासनोस्ट नीति। ग्लासनोस्ट नीति क्या था, खुलापन बढ़ने से सरकार की कमियां उजागर हुई। खुलापन बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों का जब आवागमन हुआ दूसरे देशों के साथ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी अमेरिका जैसे, या उससे रिलेटेड जो कंट्री थी, और उनके साथ जब खुलापन बढ़ने लगा तो सरकार की जो कमियां थी अब इन जनता को पता लगने लगी कि हमारी सरकार तो ये करती ही नहीं है। तो यही थी क्या, ग्लासनोस्ट की नीति। खुलापन बढ़ने से सरकार की जो कमियां थी वो उजागर हो गई। उसके बाद है पेरेस्ट्रोइका नीति, यानी आर्थिक सुधारों से पुरानी व्यवस्था कमजोर हो गई। यानी अब हम उसको देख कर चेंज कर रहे हैं तो पुरानी व्यवस्था तो कैसी होगी, कमजोर ही होगी। दैट इज कॉल्ड पेरेस्ट्रोइका की नीति। और क्या था, राष्ट्रीयता का उभार, यानी ये चेंजेस हो रहे थे यूएसएसआर में, इसी की वजह से क्या हुआ, उसका विघटन हुआ। नेशनलिटी, जो नेशनलिज्म है लोगों में, वो उभरने लगा। विभिन्न जो गणराज्य थे वो स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे, यानी वो इसकी जो नीति थी समाजवादी वाली उससे परेशान हो गए थे। तो अब ये क्या थे, गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे, यानी अब वो ज्यादा दिन इस यूएसएसआर के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सारे कारण हैं जिनके कारण से सोवियत संघ टूट गया और दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन आगे इजी लगने लगेंगे क्योंकि कुछ चीजें रिपीटेड आएंगी अब साथ साथ। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने दोनों पढ़े, देखिए। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। इसके तहत नागरिकों को बोलने, लिखने और सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन। दोनों शब्दों का मीनिंग याद रखेंगे, एमसीक्यू में या वन लाइनर में आ सकता है। तो ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन। इसका उद्देश्य क्या है, सोवियत अर्थव्यवस्था और प्रशासन को सुधारना था। हालांकि इन नीतियों ने व्यवस्था को सुधारने के बजाय और कमजोर कर दिया। ठीक है, ये उस गोरबा जो आपने पढ़ा है गोरबाचेव की क्या थी, नीतियां थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का विस्तार से वर्णन करना है। देखो, विघटन तो हो गया आप सोवियत संघ का, अब इसके परिणाम क्या हुए अब ये देखना है। इन्हीं से सारा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। देखिए, तो विघटन के परिणाम क्या हुए। सोवियत संघ के विघटन के कई परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम हुए। नंबर एक, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, दूसरा, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। तीसरा, शीत युद्ध का अंत हो गया। और चौथा क्या है, 15 नए स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। पांचवा, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। और छठा है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत पर पूछ रहा है इसके प्रभाव। ठीक है, सोवियत संघ भारत का घनिष्ठ मित्र था। ठीक है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर भारत का घनिष्ठ मित्र था। उसके विघटन का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़े देखते हैं। हमारी विदेश नीति में बदलाव आया, यानी भारत ने संतुलित और बहुपक्षीय विदेश नीति अपनाई। यानी अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही कंट्री के साथ जो है अपना ज्यादा लेन देन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी अपनानी पड़ी।
यानी कि अब हम एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अपने जो लेन देन है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी, बाकी देशों के साथ भी बनाने होंगे। तो विदेश नीति में बदलाव हुआ। दूसरा था नई आर्थिक नीति। तो 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, हमने भी नई आर्थिक नीति अपना ली। 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, जिसे आप एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एलपीजी, ठीक है। ये गैस वाला एलपीजी नहीं है जिसे आप खाना बनाते हैं। ये कौन सा एलपीजी है? क्या चीज था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। भारत रूस संबंध। अब जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो रूस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे गए, यानी कि हमने रशिया के साथ अपने जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे वो बनाए रखे। और चौथा इसका गुटनिरपेक्ष की नीति, गुटनिरपेक्ष, ठीक है। गुटनिरपेक्षता को नए वैश्विक संदर्भ में अपनाया गया। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्ष की नीति, यानी वह ना तो यूएसएसआर की तरफ गया और ना ही अमेरिका की तरफ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझ सकते हैं? समझते हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें एक ही देश, अमेरिका, कौन सा देश है? अमेरिका, जो कि सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करता है। वैश्विक निर्णय मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, उन सबको कौन प्रभावित करता है, यानी उस पर सबका जो कंट्रोल है वो किसका होगा? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और महत्व बताइए। उद्देश्य क्या है पहले देख लेते हैं। महाशक्तियों के गुटों से दूरी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है, इसे ई नाम भी कहते हैं, ठीक है। NAM यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या था कि महाशक्तियों के गुटों से दूरी, ये दो महाशक्तियां थी, इनसे दूरी बना के रखी। दूसरा क्या था? स्वतंत्र विदेश नीति, यानी हमारी अपनी अलग से स्वतंत्र विदेश नीति। तीसरा क्या था? उपनिवेशवाद का विरोध, यानी उपनिवेशवाद क्या था? अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कब्जा किया हुआ था, आपको पता है पहले, उसका विरोध करना। और तीसरा, चौथा, विश्व शांति की स्थापना, यानी पूरे विश्व में शांति हो। और इसका महत्व क्या है बच्चे, वो देखते हैं। तो क्या होगा? नव स्वतंत्र देशों की सामूहिक आवाज, विकासशील देशों में सहयोग और वैश्विक संतुलन बनाए रखना, ठीक है। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है? प्रासंगिक मतलब क्या आज भी उसका इंपॉर्टेंस है? तो हाँ, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर देखते हैं, आज भी जो नाम है यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट प्रासंगिक है, क्योंकि यह विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, ठीक है। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों के बदलने से इसकी भूमिका पहले जैसी प्रभावी नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के अंत के कारणों का विस्तार से वर्णन करें। यानी जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो उसके कारण क्या थे? नंबर 1, परमाणु युद्ध का भय था, क्योंकि यही दोनों ने तैयारी कर ली थी परमाणु युद्ध की, उसका भय होने लगा था। दूसरा, आर्थिक दबाव, इन दो महाशक्तियों का था आर्थिक दबाव। समाजवादी व्यवस्था की विफलता, जो यूएसएसआर में समाजवादी सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो क्या हो रहा था? असफल हो रहा था, उसकी विफलता, ये उसका कारण था एक। और गोर्बाचेव की नीतियां, कौन सी नीतियां थी? वही कौन सी थी? पेरेस्ट्रोइका, और जो दूसरी नीति है वो सोवियत संघ का विघटन। तो ये सब कारण थे किसके? शीत युद्ध के अंत के। अब देखते हैं कुछ पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 2, 4 और 6 नंबर तीनों वाले के, तीनों में आ सकता है कुछ भी, तो देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी? पहले ही पढ़ चुके हैं। दो ध्रुवीय यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में के बाद क्या हुआ? विश्व राजनीति दो प्रमुख महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। आप देख चुके हैं, पहली अमेरिका थी एक महाशक्ति, जिसमें क्या सिस्टम था? पूंजीवादी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक शासन था यानी डेमोक्रेसी थी वहां पर, और नाटो का नेतृत्व था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल पहले भी देखा था हमने, लेकिन यहाँ आपको और अच्छे से समझाया गया। तो अमेरिका का सिस्टम देख लीजिए, क्या था वहाँ? पूंजीवादी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन है, नाटो का नेतृत्व है। और दूसरी तरफ कौन है? सोवियत संघ, जहां पर कैसा है? समाजवादी व्यवस्था है, एक दलीय शासन है, एक ही पार्टी का है। और यहाँ पे क्या था? वार्सा संधि का नेतृत्व था, यहाँ नाटो का नेतृत्व है, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवीय व्यवस्था यानी बाइपोलैरिटी कहा गया है।
दोनों गुटों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन तनाव बना रहा हमेशा। इसे ही क्या बोलते हैं हम? शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब शीत युद्ध की व्याख्या पहले भी देख चुके हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था ये शीत युद्ध। क्या क्या था? वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। ये सब चीजों की वजह से विशेषताएं भी देख चुके हैं हम। हथियारों की होड़ थी दोनों के बीच, सैन्य गठबंधन था, परमाणु हथियारों का भय था, प्रॉक्सी युद्ध यानी कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में युद्ध। इन्होंने प्रॉक्सी युद्ध लड़ा, यानी खुद से डायरेक्ट नहीं लड़े, प्रॉक्सी युद्ध के माध्यम से कोरिया को माध्यम बनाया और वियतनाम को माध्यम बनाया। अगले है सोवियत संघ का विघटन। क्या था? 1991 का विघटन देख चुके हैं हम, शॉर्टकट में देख लेते हैं। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का संघ था, जिसमें शामिल कौन कौन थे? जिसमें शामिल थे, तीन चार लिए हैं, 15 आपको पूरे देखने हैं, किताब से देखिएगा, बुक में है। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया आदि दे रखे हैं, तो 15 होंगे पूरे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसमें दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, यहाँ पर PYQ और 6 अंक का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख चुके हैं हम इसको भी। फिर से एक बार देख लीजिए शॉर्टकट में, बिल्कुल वहां हमने डिटेल में देखा था। आर्थिक कारण थे, या पॉइंट वाइज है। आर्थिक कारण क्या थे? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था असफल हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, तकनीकी पिछड़ापन आ गया था। ये आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारण में क्या हुआ? इसका एक दलीय शासन था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और क्या था? लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी थी। ग्लासनोस्ट का मतलब है, अर्थ क्या होता है? खुलापन है, जनता को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सरकार की आलोचना संभव हो पाई इससे। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन, यानी आर्थिक सुधार लागू किए गए, लेकिन इससे व्यवस्था कमजोर हुई। राष्ट्रीयता का उभार, विभिन्न गणराज्य स्वतंत्र होना चाहते थे, अंततः सोवियत संघ टूट गए। दो ध्रुवीयता के अंत के परिणाम, यानी विश्व की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसके परिणाम अब किस पर देख रहे हैं हम? पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर। तो क्या हुआ? एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था थी वो सामने आई, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन गया। बहुध्रुवीयता की संभावना, यानी कि अब ऐसा नहीं कि कोई दो शक्तियां, एक शक्ति महाशक्ति बन के रहेगा, नहीं। अब कुछ और देश भी क्या होने लगे? थोड़े स्ट्रांग होने लगे, मजबूत होने लगे। क्या क्या है इसमें? चीन है, यूरोपीय संघ है, रूस है, ठीक है, रशिया, और हमारा भारत भी मान लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि बुक पुरानी है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, इसमें UN का क्या रोल रहा? तो शांति अभियानों में वृद्धि हुई, और वैश्वीकरण का विस्तार, यानी जो पूरा ग्लोबलाइजेशन था उसका एक्सपेंशन हुआ। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड होने लगा, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस टाइम से मल्टीनेशनल कंपनियों का चलन शुरू हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देख लेते हैं अर्थ समेत। गुटनिरपेक्षता शॉर्टकट में है बहुत, महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल होना ही क्या? शामिल ना होना, यानी महाशक्तियों के किसी भी गुट में आपको शामिल नहीं होना, ना ही अमेरिका में, ना ही USSR में। तो उद्देश्य क्या था इसका? स्वतंत्र विदेश नीति। गुटनिरपेक्षता की बात हो रही है, स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे, शांति और सहयोग बनाए रखेंगे, उपनिवेशवाद का विरोध होगा। और भारत की भूमिका क्या है इसमें? जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत योगदान रहा है, डिसीजन उन्हीं का था, नाम के संस्थापक नेताओं में। ठीक है, भारत पर प्रभाव, PYQ है ये, यानी इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े? विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा हमारा, यानी हमने क्या करा? एक बैलेंस्ड पॉलिसी को अपनाया, यानी संतुलित नीति अपनाई। अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखे हमने, ठीक है, किसी एक ग्रुप में नहीं गए हम। आर्थिक नीति पर प्रभाव, यानी 1991 की नई आर्थिक नीति हमने शुरू की। 1991 में हमारे पास हमने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, आर्थिक सुधार किए। हमने LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। रक्षा सहयोग की बात करें तो रूस के साथ हमारे निरंतर सहयोग बने रहे। भारत रूस संबंध, रक्षा क्षेत्र में सहयोग होता है हमारा एक दूसरे का। ऊर्जा और परमाणु समझौते हमारे एक दूसरे के साथ हैं, किसके? रूस के साथ। और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हम रशिया के साथ करते रहते हैं। एक ध्रुवीय वैश्व व्यवस्था क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है कि बताइए। दो ध्रुवीय व्यवस्था तो आप सभी जाने ही हैं। एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक ध्रुवीय व्यवस्था वह है जिसमें एक देश सबसे अधिक शक्तिशाली है, यानी सबसे ज्यादा शक्ति रखता है अपने पास, अन्य देश उस पर निर्भर रहते हैं। शीत युद्ध के बाद कौन सी महाशक्ति बना? अमेरिका एक महाशक्ति बन गया था, यानी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई थी। निष्कर्ष क्या है इसका?
दो ध्रुवीयता का अंत विश्व राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसने क्या किया? शीत युद्ध को समाप्त किया, नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया, भारत जैसे देशों के लिए नई संभावनाएं खोली। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम 8 मार्क्स वाला, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पहला, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इतना फर्क है कि अब ये विस्तार से है बहुत, तो इसको आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं ना। पहले आपने शॉर्टकट में देखा है इसको, अब थोड़ा लॉन्ग देख लीजिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ, जिसने दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत कर दिया। इसके पीछे कई गहरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। ठीक है, जब भी कारणों की बात करेंगे तो आप ऐसे जरूर बताएंगे। तीन चीजें रट लीजिए, तीन शब्द जो है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। ठीक है, सफलता में भी ऐसे ही कीजिए, आर्थिक असफलता हुई, राजनीतिक सफलता हुई और सामाजिक सफलता हुई। तो आपको जब भी कारण या विस्तार या विशेषताएं बताना है तो तीनों तरीके से बताएंगे। तो आर्थिक सफलता क्या थी हमारी? सोवियत संघ की केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था समय के साथ असफल हो गई। उत्पादन घटने लगा और उपभोक्ता वस्तुओं में भारी कमी हो गई, हमने पहले भी पढ़ा था। राजनीतिक कठोरता क्या थी इसमें? एक दलीय शासन था, सत्ता का केंद्रीकरण था और भ्रष्टाचार के कारण जनता में असंतोष फैल रहा था। ठीक है, आपको पॉइंट याद रखने हैं, उसके एक लाइन तो आप एक्सप्लेन कर ही देंगे, तो कुछ ज्यादा नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी, यानी डेमोक्रेसी नहीं थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी लोगों को, और राजनीतिक भागीदारी का अभाव था, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, एक ही दल का शासन चल रहा था वहां, जिससे जनता क्या हो गई? व्यवस्था से दूर होती गई। क्लासनोस्ट की नीति, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो नीति अपनाई थी, इस नीति से क्या हुआ? खुलापन आया और सरकार की आलोचना खुलकर होने लगी। ठीक है, ऐसे ही इसकी दूसरी नीति थी पेरेस्ट्रोइका की नीति, यानी आर्थिक सुधारों के प्रयासों से पुरानी व्यवस्था कमजोर हुई और अस्थिरता बढ़ी। राष्ट्रीयता का उभार, यानी विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो गई और वे अलग राष्ट्र बनना चाहते थे। शीत युद्ध का दबाव, हथियारों की होड़ और सैन्य खर्च ने सोवियत अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। निष्कर्ष क्या निकला इसका? इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ टूट गया और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दो ध्रुवीयता के अंत के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन करना है। यानी जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया तो पूरे वर्ल्ड की राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो परिवर्तन आए उनको देखना है हमें। ठीक है, हम कर चुके हैं सारे, अब आपको याद रखना है पॉइंट, बस पॉइंट याद रखने हैं आपको, एक्सप्लेन आप आराम से कर देंगे, इतनी बार मैंने आपको रिपीट करा दिया है। दो ध्रुवीय व्यवस्था की समाप्त होने से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़े परिवर्तन आए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, यानी अब दो ध्रुवीय व्यवस्था तो खत्म हो गई, कौन सी हो गई? नई चालू, वो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। बहुध्रुवीयता की संभावना बढ़ी, यानी अब और देश भी स्ट्रांग होने लगे, दूसरे देश भी कैसे थे? बहुध्रुवीयता, यानी कि मल्टीपोलैरिटी की जो पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, वो होने लगी। कौन कौन? चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देशों के उभार से, यानी ये अब स्ट्रांग होते जा रहे थे, इससे शक्ति का संतुलन बनने लगा। वैश्वीकरण का विस्तार हुआ, मतलब ग्लोबलाइजेशन, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड हो रहा था, निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, और मल्टीनेशनल कंपनियों का विस्तार। संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका क्या थी? जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना और मानवीय हस्तक्षेप में अधिक भूमिका निभाई। क्षेत्रीय संगठनों का विकास, यानी यूरोपीय संघ, आसियान जैसे संगठनों का प्रभाव बढ़ा। सैन्य टकराव में कमी हुई, महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना अब कम हो गई। निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रकार दो ध्रुवीयता के अंत ने विश्व की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेश नीति पर दो ध्रुवीयता के अंत के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब यह विश्लेषण करना है, वर्ड शब्द लिखा है विश्लेषण, मतलब इसको एनालाइज करना है दोनों तरीके से। जब दोनों तरीके से करना होता है तो आपको उसके दोनों पहलुओं को दर्शाना होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दो ध्रुवीयता के अंत के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, क्या बदलाव करे भारत ने? पहले भी देख चुके हैं हम, क्या करा? हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया, वही 1991 में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। दूसरा, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार हुआ हमारा, भारत और अमेरिका संबंधों में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा। रूस के साथ भी हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस संबंध और मजबूत बने।
गुटनिरपेक्षता की नई व्याख्या आई हमारे सामने। भारत ने गुटनिरपेक्षता को व्यावहारिक और लचीला रूप दिया, यानी हम जो हमारे लिए फायदेमंद होगा हम वैसी ही नीति अपनाएंगे। ठीक है। बहुपक्षीय कूटनीति, मल्टीलेटरल, ठीक है, स्ट्रेटेजी हम ले रहे हैं। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन, डब्ल्यूटीओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय जो मंच थे उस पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, एक्टिव हो गया बहुत। आप देखते हो अब कितने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया का काफी क्या होता है, बोलबाला रहता है। क्षेत्रीय सहयोग, जो क्षेत्रीय संगठन थे जैसे सार्क है, ठीक है, ब्रिक्स है, ये क्या है, ये एशियाई जो देशों के समूह है कुछ जिन्होंने अपने संगठन बनाए हुए हैं। जैसे संगठनों में भारत की भूमिका बढ़ गई, आपने अपना रोल इन जो ऑर्गेनाइजेशन थे इनमें बढ़ा दिया। निष्कर्ष यह निकला कि भारत ने बदलती विश्व व्यवस्था में संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों का, शीत युद्ध की समाप्ति किन कारणों से हुई, पहले भी देख चुके हो, ध्यान लीजिए, इसमें देखो पॉइंट देख लीजिए, बस हो जाएगा आपका। परमाणु युद्ध का भय था, शीत युद्ध की समाप्ति के कारण थे ये, परमाणु युद्ध का भय, इसलिए शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आर्थिक दबाव था, वैचारिक संघर्ष की असफलता थी, गोर्बाचेव की नीतियां थी, दोनों ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी और सोवियत संघ का विघटन। निष्कर्ष क्या था, शीत युद्ध का अंत विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और वर्तमान प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। ये हम देख चुके हैं, सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया आंसर का मैंने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध काल में नव स्वतंत्र देशों का प्रमुख मंच था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध काल में यानी 1945 से लेकर के 1991 तक, 1945 से 1991 तक का जो पीरियड रहा शीत युद्ध का, उस काल में नव स्वतंत्र देशों का प्रमुख मंच था क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि इसी काल में जो पूरा विश्व था वो पूरे दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन चल रहा था उसका उस टाइम पे बहुत ही क्या था, प्रासंगिकता यानी इंपॉर्टेंस थी। भूमिका, स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा मिला, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध हुआ, विश्व शांति और सहयोग को समर्थन मिला। वर्तमान में देखें कि गुटनिरपेक्षता का क्या प्रासंगिकता है या इंपॉर्टेंस है, तो नंबर 1, विकासशील देशों की सामूहिक आवाज है ये, दक्षिण और दक्षिण सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन, सीमाएं क्या है, इसकी अभी प्रभाव में थोड़ी सी कमी है, सदस्य देशों के आंतरिक मतभेद है, यानी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनमें थोड़े से अभी वैचारिक मतभेद है। निष्कर्ष निकल के आता है कि आज भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हुआ है, यानी आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, चैप्टर का अंत कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी आपको अब फटाफट से, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है और इतनी बार पढ़ लिया है, हर टॉपिक को आपने रिवाइज किया है, तो आप फटाफट से इसके आंसर दे पाएंगे, हालांकि मैंने आंसर भी साथ में दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत कब हुआ, ऑप्शन ये है, मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधा सीधा आंसर दीजिए। ओके, कब हुआ इसका अंत दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का, बताइए, 1991 में, यानी ऑप्शन सी है। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था, अब आप जान ही गए हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यानी कौन सा, ये, और यहाँ पर था 1991 ये। ठीक है, ग्लासनोस्ट की नीति किससे संबंधित थी, बताइए जल्दी से, तो क्या थी ये, राजनीतिक खुलापन। ग्लासनोस्ट की नीति का क्या अर्थ था, खुलापन था, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका का संबंध किससे था, इसका अर्थ बताया था आपको, क्या था, पुनर्गठन, यानी आर्थिक पुनर्गठन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, तो कितने थे, कुल 15 गणराज्य थे। नाटो का नेतृत्व कौन करता था, तो नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। वार्सा संधि किसके नेतृत्व में बनी, तो वार्सा संधि क्या थी, सोवियत संघ के नेतृत्व में। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो क्या था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ये दोनों गुटों से दूरी बना के रखना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। शीत युद्ध के बाद किस विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, तो कौन सी थी, शीत युद्ध के बाद जो आई वो थी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई, तो कब अपनाई थी भारत ने भी आर्थिक नीति, 1991 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे, तो संस्थापक नेता थे हमारे
चाचा नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी। शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ को क्या कहा गया? क्या बोला है इसको? इसको बोला गया है डिटरेंस यानी निवारण। शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ को क्या बोला गया है? निवारण। शीत युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध प्रॉक्सी युद्ध था? तो कौन सा था वो? इनमें से कोरिया युद्ध था। और अगर आंसर में वियतनाम भी मिलेगा तो फिर कोरिया और वियतनाम हो जाएगा, अगर कोरिया ना हो तो सिर्फ वियतनाम हो जाएगा। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देश बने? तो इसका हम अभी देख चुके थे, कितने बने थे? 15। तो बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। आपको ये चैप्टर कैसा लगा तो हमें जरूर बताएं, कमेंट में लिखें। कोई और आपकी क्वेरी हो तो वो भी कमेंट में लिखें। लाइक शेयर तो प्लीज कर दीजिए इसको, और पहली बार आए तो बच्चे इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहें। इसके बाद ये बुक हम इसी तरह से पूरी करेंगे। पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के सुनाया जाएगा और फिर आपको क्या कराएंगे? हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।